स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 28 जुलाई को डॉक्टर ब्लमबर्ग के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर ब्लमबर्ग ने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और 2 साल बाद उन्होंने पहला हेपेटाइटिस बी टीका विकसित किया। इस वर्ष की थीम है वन लाइफ वन लिवर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर लिवर को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी मैक्स अस्पताल के प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड हेपेटोलॉजी डॉक्टर संजीव सहगल ने। आइए सुनते हैं ये जानकारी। ऑल इंडिया रेडियो के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि अपना वेट आइडियल रखें, मोटापे से अपने को दूर रखें और अपना बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो 18 से 25 के अंदर रखने की कोशिश करें। जब मोटापा आता है तो साथ ही फैटी लिवर होता है और कई तरह की और बीमारियां भी होने लगती हैं। और जो लोग स्वस्थ रहते हैं, वज़न सही रहता है, वो फिट भी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और उनकी ओवरऑल बॉडी फिट रहती है। हम कहते हैं कि फिट लिवर लीड्स टू अ फिट बॉडी। सो ज़रूरी है कि अपना लिवर फिट ज़रूर रखें। अपनी डाइट उसको एक कहते हैं संतुलित आहार लें। कोशिश करें कि अननेसेसरी ऑयली फ्राइड फूड ना खाएं, ट्रांस फैट्स से अपने को दूर रखें और अपने भोजन में प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स ज़रूर लें और अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। पानी जो है जितना एक होता है आइडियल मात्रा में ज़रूर पानी वगैरह पिएं। रोज़ एक्सरसाइज करें। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो अक्सर देखा गया है कि वो फिट रहते हैं और ये पाया गया कि जो व्यक्ति 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज पर डे करता है एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, वो स्वस्थ भी रहते हैं। ना केवल लिवर बल्कि उनके बॉडी का बाकी ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी और एक इमोशनल स्टैट जो कंडीशन वो भी बेटर रहती है। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। कोशिश करें कि अल्कोहल से दूर रखें अपने आप को, क्योंकि अल्कोहल लिवर को डैमेज करती है और अल्कोहल के कारण जो लिवर में डैमेज होता है वह एक हमारे सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट कारण है लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर का। साथ ही ये ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा कि अवॉइड ड्रग्स एंड टॉक्सिस। एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम जाके ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेते हैं। कई बार हम जो अनरेगुलेटेड देसी दवाइयाँ लेते हैं जिसके बारे में पता नहीं होता है, इसलिए कि हमें बॉडी में हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारी ताकत बढ़े। ये बिल्कुल गलत विचार है, ऐसा ना करें, क्योंकि जो इस तरह के ड्रग्स एंड टॉक्सिस होते हैं वो डायरेक्टली लिवर को हार्म कर सकते हैं और आपका लिवर ख़राब हो सकता है। कोशिश करें कि जैसे कोई अपने को चोट लगती है, आप कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास या नर्स देखती है, तो जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है ज़रूर कोशिश करें कि वो आपका एक साफ़ सुथरा डिस्पोजेबल नीडल हो। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, टैटूइंग करते हैं, वो भी ध्यान रखें कि वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि जो नीडल प्रिक इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो भी आपके बॉडी में इंजेक्शन लग रहे हैं या निडल स्टिक हो रही है उसको अपने आप ध्यान रखें। अगर आप शेव कराने जाते हैं नाई के पास तो ध्यान रखें कि जो शेविंग रेजर है वो भी फ्रेश हो, रीयूज़ ना हो रहा हो, किसी अगले को यूज़ किया हो और आप पे यूज़ हो, ऐसा ना होने दें। साथ ही ज़रूरी है कि अपने पार्टनर के संग आप स्वस्थ एक सेक्सुअल प्रैक्टिस फॉलो करें। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे बारिशों के मौसम में अपने को आप जितना हो सके खान पान पे ध्यान दें, हेल्दी खाना खाएं, हाथ धोएं और जो रोड साइड फूड्स होते हैं जैसे चाट पकौड़ी लोग खाते हैं वो आप अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारे इस समय के मौसम में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, टाइफॉइड, इन सब इन्फेक्शंस फैलाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम रहता है जो कंटेमिनेटेड फूड जो हम रोड साइड खाते हैं। जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं वो ज़रूर ये ध्यान दें कि वो दवाइयाँ डॉक्टर की निगरानी में होनी चाहिए। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ है तो ज़रूर इस पे ध्यान दें कि उसका आप इलाज करें, क्योंकि जिन लोगों को ये बीमारी होती हैं उनमें लिवर की बीमारी, खासकर फैटी लिवर भी पाया जाता है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है और ये पाया गया कि जो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी के 3 डोजेज लगवाते हैं वैक्सीन के, उनको लगभग 99% प्रोटेक्शन मिलती है हेपेटाइटिस बी से बचने की। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन बच्चों में लगाया जाता है और वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि हेपेटाइटिस सी और ई का वैक्सीन आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल एक हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करें, अपने को स्वस्थ रखें, डाइट हेल्दी लें, तो आप ये पाएंगे कि अपने आप को फिट रख पाएंगे।
तो आज इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि आप इन छोटी सी बातों को फॉलो करें, अपने लिवर को स्वस्थ रखें और जैसे मैंने पहले कहा था, एक फिट लिवर लीड्स टू फिट बॉडी, और ये मैसेज ना केवल अपने घर वालों को बल्कि सोसाइटी में भी स्प्रेड करें। धन्यवाद। अभी आप विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मैक्स हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डायरेक्टर और हेड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव सैगल से ली गई जानकारी सुन रहे थे। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, फैटी लिवर आज एक आम लिवर की समस्या है और इसके मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसी संबंध में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक चौधरी से। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद, नमस्कार आप सबको। डॉक्टर साहब, लिवर की बात करते हैं तो ये शरीर का एक बहुत ही बड़ा अंग है। अगर हम ये कहें कि शरीर का शायद दूसरा सबसे बड़ा अंग इसको माना जाता है, और साथ ही साथ ये बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है, बायोलॉजिकल फंक्शंस हमारे शरीर के लिए करता है, और इसका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर को अगर नॉर्मल रखना है, स्वस्थ रखना है, तो एक बहुत कॉमन शब्द है, बहुत कॉमन सुना जाता है फैटी लिवर, और आजकल तो ये बहुत कॉमन हो गया है। तो क्या होता है फैटी लिवर और क्यों इतना कॉमन हो गया है, ये पहले जानना चाहेंगे आपसे। फैटी लिवर जो हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि लिवर में फैट जमा होना, जिससे हम आजकल दुनिया में देखते हैं कि आपने पूछा और एक की कारण क्या होता है, तो इसमें मैं यही बताऊं कि जैसे डायबिटीज हो गया, मोटापा हुआ, अल्कोहल एंड कुछ कारण होती है थोड़ा सा हेपेटाइटिस की कुछ इन्फेक्शन से होता है। बट जो बोले कि अभी हमने इतना कॉमन क्यों हो गया, हम इसको सोचे तो इंडिया में जो इतना स्टडीज आया हुआ था, 8 से लेके 32%, मतलब कि हर तीसरी बंदा हमारे फैटी लिवर से आक्रांत हो रही है। और ये जो फैटी लिवर हम बता रहे कि हर तीसरी बंदे को होने का, ये स्टडी जो बताया था वो थोड़े से अर्बन बेस्ड थे। अभी जैसे हम लोगों को लगता है कि मोटापा होने से लिवर होता है, डायबिटीज होता है, ये सब बीमारी थोड़े अच्छे खानदान वाले लोगों की होना है। बट ये बीमारी जो है भारत की गांव तक भी चले गए। आज की डेट में रूरल कंपाउंड में 20% लोगों में भी फैटी लिवर, पर्टिकुलरली मोटापा का आ रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट हुआ कि हमारा बच्चों, आजकल देखे कि बच्चे लोग भी मोटा हो रहे हैं। हर अभी एक स्टडी जैसे बताते हैं, स्कूल में 8% बच्चे मोटे होते हैं। तो यही बच्चे जो भी मोटे हो, अभी शुरू से होते, इनकी भी लिवर की प्रॉब्लम शुरू होता है। खाली लिवर नहीं, मोटापा से बाकी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज मैं यही बताऊं कि कितना कॉमन इसी के लिए हुआ है। पहला चीज है कि हमारा मोटापा जो बता रहे कि इंडिया में अभी बढ़ते जा रहे हर कदम में। फिर उसके बाद है डायबिटीज। डायबिटीज में इंडिया हुआ सेकेंड कैपिटल। फिर उसके बाद हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ते गया, तो हमारा लाइफस्टाइल कम हो गई। आपके पास चलने के साधन है, बट गाड़ी के बिना हम नहीं निकलते। और जो भी कुछ था, जैसे हमारा मोबाइल से गैजेट्स आ गए, तो हमारा एक्टिविटी खत्म हुआ, तो हमारा वेट बढ़ने का, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने का, इवन वेट नहीं बढ़ के भी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। जैसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बढ़ा, फैटी लिवर ऑल्सो उसी तरीके और एक लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम हुई। तीसरी जो रहा कि अल्कोहल जो है, जिससे हमारा लेवल ऑफ सोशल बढ़ते जा रही है, तो हमारा इसकी कंजप्शन भी बढ़ती जा रही है। और इसी के लिए हमारा 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फैटी लिवर को हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। अच्छा। ये एक पहली बीमारी जिसमें है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ग्रुप में फैटी लिवर को लिया गया है। एंड उसकी भी एक्शन प्लान अभी हो रहे कि हम कैसे, जैसे आपने बताया था, इतना कॉमन होने से सरकार को भी सोचना पड़ता है, तो ये धीरे धीरे उसके लिए एक्शन एंड टाइम फ्रेम वाइज भी प्लान हो रही है। तो आपने काफी विस्तार से बताया डॉक्टर साहब कि किन किन कारणों से इसका जो है हमारे देश में इतना प्रकोप बढ़ गया है, क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज है। इसके अलावा मोटापा इसका एक मुख्य कारण बनता है। और कौन कौन सी, जैसे आपने बताया डायबिटीज है, या बच्चों में भी, पहले हम नहीं सुनते थे बच्चों में फैटी लिवर होना, पर आजकल ये भी आम हो गया है। तो सीधे सीधे इसका जो कनेक्शन है ये मोटापे से एंड लाइफस्टाइल से है। उसमें एक 3 चीज बताऊंगा। सबसे इंपोर्टेंट चीज हमारा हुआ कि डायबिटीज एंड मोटापा, ये दोनों मिलकर तो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया। तो डायबिटीज होने से फैटी लिवर होने का चांसेस होता है 100 में 40 लोगों को। जब डायबिटीज और मोटापा इकट्ठा होते हैं, फैटी लिवर होने का प्रॉब्लम 60% से ज्यादा होता है। बंदे को कोई दिक्कत नहीं होती, बट लिवर में फैट जमा होती है। और उतना भी नहीं, उसमें 20 लोगों में लिवर की जो हम बोलते हैं फाइब्रोसिस, लिवर सुकड़ना शुरू होती है। और 10% लोगों में ये सीरोसिस होता है, जिसको पता भी नहीं चलता, हम हेल्थ से पता चलता है। तो ये डायबिटीज मोटापा कॉम्बिनेशन होने से ये और बढ़ गया। फिर और एक इंपॉर्टेंट हुआ, जैसे हम देखते हैं थोड़ा सा हम मोटे हैं और लाइफस्टाइल अच्छा सा है और डायबिटीज है और उसके साथ हमारा अल्कोहल हो गया, तो तीनों मिल गए, तो तीनों हमारे लिए लेथल ट्राई हो जाते, फिर इसकी प्रॉब्लम और ज्यादा होती। और इंपॉर्टेंट जो सेकंड हुआ कि फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक बैकग्राउंड। सपोज हमारे घर में किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज
प्रीडिस्पोज हो से ऐसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होने के लिए। एंड डे बाय डे ये चीज बढ़ रही है। जैसे आप देखें कि मेरे फादर में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अभी मेरे जनरेशन में मेरे को डायबिटीज हुआ, अभी मेरे बच्चे को यंगर से फैटी लिवर हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुआ। देन आपने उसके लास्ट मतलब बच्चों में क्यों होने लगा हमने पता नहीं चलता था। अभी ये भी एक कंसर्न आया, अभी WHO ने बताया कि 2030 तक ये इमरजेंसी इंक्लूजन ऑफ द चाइल्डहुड ओबेसिटी एड्रेस बाय द पब्लिक सिस्टम। इसका मतलब यही होता है कि हमने बच्चों में, जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि 5 to 8% बच्चों में अभी मोटापा आ रही है। एंड ये जो है बच्चे आज का है, आगे जाके अडल्ट बनेंगे, आज का एडोलेसेंट, फ्यूचर का अडल्ट। एंड अभी जो स्टडी बता रहे हैं कि बाई 2030 इंडिया में 29 मिलियन बच्चे जो ओबेस है वो ऐड होंगे। देन ये एडिशनल हमारे लिवर डिजीज को, बीमारी को भी एक पूल बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये क्यों होता है और कौन ज्यादा प्रोन होते हैं और किनके साथ होने से ये और डेडली हो जाता है, ये सब आपने बताया। कैसे पहचाने अगर किसी को फैटी लिवर है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं होगा पता नहीं चलेगा। तो कोई ऐसे सिम्टम आते हैं क्या हमारे जिसको हम देखकर या महसूस कर सकें कि हमें फैटी लिवर है? एक अच्छा भी बोल सकते हैं और बुरा भी बोल सकते हैं कि जो फैटी लिवर के बारे में बात करते हैं उसमें से 100 में 60 लोग में कोई सिम्टम्स नहीं होता है। तो हमने टेस्ट करने के लिए जब जाते हैं, कब जाते हैं, जब भी हमारे कोई दिक्कत होती है, तो ये मैक्सिमम चांस टाइम फाइंडिंग हो जाती है। सो इसी के लिए मैक्सिमम पता चलते हैं कि हमने एसिम्प्टोमेटिक, सपोज आप गए थे, कोई सिंपली गैस की प्रॉब्लम हुआ कि ऐसे रूटीन हेल्थ चेकअप आने वाला, तो उसमें ये पता चलता है। बट उसमें एक ग्रुप होते हैं सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा हमारा लिवर जैसे राइट साइड में तो भारीपन थोड़ा सा होना, या कॉमनली हम लोग सबको एसिडिटी बता रहे, गैस्ट्राइटिस बता रहे, ये फैटी लिवर की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे फैटी लिवर बता रहे तो फैट लिवर में जैसे जमा तो बॉडी में भी होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे थोड़े से सुस्त लगते हैं, हम इसको बोलते हैं मेडिकल में फैटिक, थोड़ा सा काम करते थकान महसूस करना, आप जैसे थोड़ी सी चलने के बाद बिल्कुल बढ़ जाना। ये चीज होता है कि कोई बीमारी आपको नहीं है, बट आपको एक आलसपन की तरह लगता है कि आपको लगता है मैं आलस हूं, बट वो दैट इज बिकॉज ऑफ की बॉडी में आपकी सिस्टम ऐसे हो गया कि आपको थकान, थोड़ा सा इजी फैटिगेबिलिटी हम बोलते हैं हो जाता है। ये हो गया सिम्टम्स होने के बाद जो बता रहे, और ये हुआ एसिम्प्टोमेटिक। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो पूछा था अभी कि हमने कैसे पता करेंगे, तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने बताया, जो सबसे कॉमन होता है कि हमारा मोटापा है। हम मोटापा कैसे जानेंगे? सबसे सिंपल फॉर्मूला जो हम यूजुअली बोलते हैं, काफी सारे आजकल आ गया कि आप देख लो BMI कैलकुलेट, बट वो डिफिकल्ट चीज है। तो हमने सिंपल रूल ऑफ थंब, आपका हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 कर लो, वो आपके लिए वेट। सपोज आपकी हाइट है 5 फुट, तो आपका हाइट हुआ 150 सेंटीमीटर, तो उसमें 100 घटा लो, कितना हुआ 50, तो आपकी वेट होना है 50। तो मैं आपके माध्यम में वही बताऊं, सब अपने एक स्टिकर लगा लीजिए कि मेरा हाइट इतना है, सपोज मेरा हाइट 165 है तो मेरा वेट 65 से ऊपर। मतलब बहुत आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। हाइट सबको पता होती है अपनी, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो 1 को हटा दो, 165 सेंटीमीटर से 1 निकल जी। तो ये हमारा आइडल वेट होना चाहिए। इससे कितना मार्जिन नहीं, उससे मार्जिन तो नहीं है, बट हम उससे है कि उसके ऊपर है तो वी शुड थिंक ऑफ कि वी आर लिटिल बिट ओवर इट। सबको ऐसे नहीं होता है, तो ये चीज होना है। फिर उसमें ऊपर है तो हम BMI को देख सकते हैं, BMI में ग्रेडिंग होती है 1 2 3, वो हो गया मोटापा होते तो थोड़ा सा फैटी लिवर रिस्क। सेकंड है डायबिटीज, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज हमारा है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ रही है, तो ये चीज होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे जो ट्रंकल ओबेसिटी, जो पेट बाहर निकलना, हम बोलते हैं खाते पीते घर के बच्चे, वो हमारा जब पेट बाहर दिखाई दिया आपके 60 से बाहर, तो इसका मतलब थोड़ी सी फैटी लिवर की चांसेस हो सकता है। यही कुछ सिम्टम्स है। तो इवन फैटी लिवर के सिम्टम नहीं होके हम टेस्ट करके इसको अर्ली फेज में पता कर सकते हैं। और अर्ली फेज में पता करना क्यों जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि लिवर की बीमारी में जो सबसे एंड स्टेज होता है फाइब्रोसिस और सिरोसिस, वो भी बिना सिम्टम से पता चलता है। तो बट उसके लिए हमारे पास एक बिग मार्जिन होता है 15 to 20 ईयर्स। तो दैट्स व्हाई इफ वी हैव द हाई रिस्क सिम्टम्स, हम इसको थोड़ी सी स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? जी, तो स्क्रीनिंग के लिए सबको करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें हम, जैसे आपने पहले बताया, हाई रिस्क ग्रुप हम जो भी होते हैं, जो मैंने बताया, दैट कुड बी हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। सेकंड होता है एक एनुअल हेल्थ चेकअप। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एनुअल हेल्थ चेकअप्स हम करनी चाहिए। ऐसे हमको कोई बीमारी वी आर सफरिंग तो हेल्थ चेकअप में ये पकड़ में आ सकता है। थर्ड, आजकल काफी हुआ है कि जैसे मैंने बताया अभी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फैमिली वेलफेयर की प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम है नाउ, वो लोग अभी प्लान करें, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, आपका एज देखना होता है, प्लेटलेट्स देखना होता है, उसी में से भी हो सकता है, जो अभी इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। ये क्या जैसे LFT करते हैं, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, उसमें पकड़ में आ जाता है। ब्लड टेस्ट होता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट से आती है, अल्ट्रासाउंड करने से पता चल सकता है। एंड आजकल एक हो गया कि हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस, एक फाइब्रोस्कैन करके आती है, हम उसको एक कैंप करके हो या ऐसे रूटीनली हम करते तो इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स हम वहीं पे बता देते हैं कि लिवर में कितना फैट है या लिवर में कितना फाइब्रोसिस या सिरोसिस तक आ गया। करते हैं एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड की तरह टेस्ट होती है एंड कोई इन्वेजिव ऐसे कुछ नहीं करना होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड की प्रोब होती है, ऐसे ही प्रोब हमारे लिवर के पास लगाते हैं एंड प्रोसीजर हार्डली टेक्स 3 मिनट्स। तो उसमें बता देते हैं कि लिवर में फैट ज्यादा है, कितना है, तो वो ग्रेडिंग आ जाती है, ग्रेड 1 2 3 करके, या उसके चलते लिवर में थोड़ा सा ड्राइनेस फाइब्रोसिस आ गया, उसमें भी पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ज्यादातर मोटापा जो है वो उसका कारण बनता है और इसलिए
मोटे व्यक्ति जो है वो अपना एनुअल टेस्ट कराते रहें, कोशिश करें जानने की। क्या जो पतले लोग हैं, लीन टेंडेंसी वाले लोग हैं, उनको ये हो सकता है? जी, अभी हमने जैसे बात किया कि अभी सारी चीज मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज के बारे में बात किया। हाँ, ऐसे ही होता है कि मोटापा नहीं होके होता है, हम इसको बोलते हैं लीन फैटी लिवर, मतलब हम पतला होके हो सकता है। एंड ये मोस्ट ऑफ दी कॉमन जो होती है हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। एंड उसमें एक चीज देखा गया कि मोटा नहीं होने के बाद भी हमारा खाने में जो होते हैं कार्ब ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होते हैं, राइस या गेहूं बेस्ड मोस्ट ऑफ द डाइट्स होता है कि हमारा जो डाइट एक बैलेंस होनी चाहिए, मैक्सिमम नहीं होता, तो उसमें इसका थोड़ा सा फर्क आने से ये चीज पता चलता है। तो ऐसे बीमारी देखे तो इट इज मोटापा का ही है, बट ऑल्सो पतले लोग भी उसमें स्पेयर नहीं है, बट उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसी के लिए सपोज हमारा कोई टेस्ट में पता चलता है, देन हम उसके लिए रिमेडी लेना है लीन फैटी लिवर। जी डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में इसके चांसेस क्या चांसेस हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी है, महिला वैसे ही वेट गेन करती है, उसके बाद भी वेट गेन होता है, तो उसको इससे कहना कि मोटापा है, थोड़ा एक दिमाग में आ रहा था प्रश्न, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं कि क्या पॉसिबल है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रेगनेंसी में हमारा एवरेज थोड़ा सा वेट गेन होता है, बिकॉज एक तो बॉडी की फिजियोलॉजी चेंजेस होती है, फिर घर में सबका प्यार होता है, खाना भी ज्यादा मिल जाता है, और उसके साथ होता है कि हमारा एक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। तो ये तीन चीज होने से मोटापा होता है, बट ये मोटापा डायरेक्टली कोरिलेट नहीं करते फैटी लिवर होने के लिए। हम सपोज प्री प्रेगनेंसी मोटापा हमारे पास या फैटी लिवर था, या उसके बाद जो हमारा पोस्टमार्टम हम बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद हमारा वेट रिडक्शन होनी चाहिए, एक्टिविटी होने काफी हो नहीं पाता है, बिकॉज ऑफ दी लॉट ऑफ थिंग्स, सोशल भी बोल सकते हैं, अपना पर्सनल भी एक होता है, और बॉडी लेवल आता है, तो नहीं होने से तो मैक्सिमम क्या होता है ना, मोटापा रह जाता है। और एक होता है प्रेगनेंसी में हमारा एक डायबिटीज होती है, हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज, इसमें से अराउंड 70% ठीक हो जाता है प्रेगनेंसी, बट उसके बाद कुछ ग्रुप में वो रह जाता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है फैटी लिवर बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, बात कर ली क्यों होता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, क्या इसको बचाया जा सकता है, थोड़ा सा और बताएं कि हाउ टू प्रिवेंट। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि फैटी लिवर जैसे आपके माध्यम में बोलूंगा कि ये बीमारी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये हमारा एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, और हमने कारण तो अच्छा सा पता कर लिया है, तो ये हमको इम्प्रूवमेंट होनी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है कि जो आज के जमाना है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा यही रिक्वेस्ट है, आई थिंक WHO ने बताया एटलीस्ट 30 मिनट से डे, 5 डेज ए वीक, और आजकल काफी अच्छा हमने देखा है कि काफी काफी ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने किया कि 10,000 स्टेप्स आपका पर डे नहीं होता है तो आपकी हाफ डे लीव लग जाएगा। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन एजेंसी, तो विल ट्राई आउट आवर बेस्ट करने के लिए एक्टिविटी के लिए। सेकंड होता है कि हमारा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में इससे मैं बताऊंगा, हम जब एक्सरसाइज कोशिश करते हैं ये होता नहीं, आपका ट्रेडमिल आता है तो 6 महीने होते उसको कपड़ा टांगते हैं, क्योंकि मोटिवेशन नहीं होता है। एंड यही बताऊंगी, चाहे एक्सरसाइज बोले, जिम बोले, जो भी करना होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स इज वेरी टफ। हमने 3 महीने कर ली तो इट बिकम्स ए हैबिट, एंड जब भी हमने इसको 6 महीने तक रगड़ के ले लिया तो इट बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ, उसके बाद हम बंद नहीं कर सकते। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफस्टाइल हिसाब से हम करने के लिए। फिर हाँ, वेट रिडक्शन, वेट रिडक्शन जैसे हम सोचते हैं कि कितना करना, जैसे मैंने बताया फॉर्मूला, तो काफी लोग तो उसमें डर जाएंगे कि हम 150 से 50 रहेंगे तो डॉक्टर साहब क्या हमको दीवार में टंगा दो क्या, तो वो नहीं। तो उसमें हमारा यही होता है कि एटलीस्ट वो ट्राई कि हमारा 10% वेट रिडक्शन मिनिमम होना। सपोज यार 100 किलो, तो एटलीस्ट 90 किलो तक हमारा टारगेट होना है। तो उसमें हमको क्या करना है, एक्सरसाइज और डाइट, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से डाइट चार्ट लेना है, वो मैं बताऊं कैसे, हम नेक्स्ट में आएंगे। फिर उसके साथ हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा स्लो वेट रिडक्शन, 1 to 2 किलो पर मंथ। इट्स नॉट एग्रेसिव मैंने 5 किलो 10 किलो कम कर लूं, वो थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम। सो स्लो सस्टेंड, मोर इंपॉर्टेंट है हमारा सस्टेंड एफर्ट। तो ये हुआ वेट रिडक्शन के लिए। फिर हमारा डाइट, क्योंकि जैसे मैंने बताया डाइट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए। तो डाइट को हमने यूजुअली हमारा देखे तो खाना मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, सुबह पराठा, दोपहर में चावल, रात को भी पराठा, तो ये चीज होता है। तो हम इसको ऐसे बैलेंस करके हम इसको बोलते हैं कि माई प्लेट फॉर्मूला, मैंने आपकी खाने का जो प्लेट है उसको हम 4 भाग डिवाइड करेंगे। तो एक वह हमारा सेरियल्स, मतलब हमारा राइस है, रोटी है बेस्ट, दूसरी बना होने पल्सेस, मतलब दाल वाली चीज जो भी होती है उसको बने, एक डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क हुआ, छेना हुआ, दही हुआ, और चौथे में फ्रूट्स एंड सैलड्स हो सकते हैं। तो ये हो गया डाइट, एक्सरसाइज एंड इसके ऊपर। देन हमारा नेक्स्ट होती है कि मेडिकेशन के माने, तो मेडिकेशन के लिए हम फैटी लिवर ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो 80% ऑफ ट्रीटमेंट इज बाय दिस लाइफस्टाइल मेजर्स ओनली। बाकी आजकल कुछ मेडिसिन आए हैं कि काफी लोग होता है कि वेट रिडक्शन के लिए कैसे हेल्प करना डाइट से, तो होना मुश्किल होता है। तो हम थोड़ी सी फैटी लिवर रिलेटेड कुछ दवाई है जो कि इफेक्टिव होते हैं, बट जब तक वेट कम नहीं होता उसका इफेक्टिव नहीं होते। तो मेडिकेशन से, बट मेडिकेशन हम यहाँ से तो डिस्कस नहीं होते, बट आई कैन से कि आपने फैटी लिवर हुआ है, आपने डाइट मॉडिफाई करा, आपका एक्सरसाइज और वेट फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो हमने
एक लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखानी, उसमें कुछ मेडिसिन से वो इफेक्टिव होंगे, बट मेडिसिन की इफिकेसी आती है जब हमारे साथ डाइट एंड वेट रिडक्शन पॉसिबल होता जी, पर इसको रिवर्स किया जा सकता है, फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है। आपने बताया कई तरीके से अगर हम नहीं कर पाते हैं तो मेडिकेशन से फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आज हमने जानी आपसे फैटी लिवर के बारे में, और निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो लाभान्वित हुए होंगे। आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ रहे डॉक्टर अशोक चौधरी जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते कोई संदेश हमारे श्रोताओं के नाम? हम लाइफ को जिए, लाइफ की तरह लाइफस्टाइल को चेंज करें, यही मेरा संदेश सबके लिए। एक लाइफ हमारे मिला है, वी मेक इट मीनिंगफुल, पर्पसफुल। हमने लाइफ को जैसे अभी लेंगे, हमारा नेक्स्ट और पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ उस तरह की खुशी रहेगा। सो हैव ए गुड लाइफ नाउ टू हैव ए बेटर लाइफ इन फ्यूचर। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, खाएं पर देख के खाएं कि क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो खाते हैं वो आपके शरीर में जब जाता है तो वो लिवर को उसको डील करना पड़ता है। और भी एक है इनपुट आउटपुट, हमने जितना लेते हैं अंदर उसको निकालने के लिए कोशिश भी होनी, कोशिश यानी कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चौधरी आज हमारे साथ रहे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, समय निकाला और इतनी सारी बातें आपने हमें फैटी लिवर से रिलेटेड बताई। तो निश्चित तौर पर हम और हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे इससे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू। फैटी लिवर, कारण, लक्षण और बचाव। अभी आप इस विषय पर डॉक्टर अशोक चौधरी से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आप इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में हेपेटोलॉजिस्ट हैं। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। श्रोताओं, 20 जुलाई को भारत पर्यावास केंद्र सभागार में हीमोफीलिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। हीमोफीलिया जन जागरूकता के संदर्भ में अखिल भारतीय स्तर पर आमंत्रित विशेषज्ञों ने विचार विमर्श किया। चेयरमैन हीमोफीलिया एंड हेल्थ कलेक्टिव ऑफ नॉर्थ और लोकनायक अस्पताल के हीमोफीलिया सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि पैदाइशी होती है और फैमिलीज में भी रन करती है। उसकी वजह से जो बच्चा है वो बीमारी से ग्रस्त होता है पैदा होते ही, चाहे वो बीमारी ऊपर से नजर आए या ना आए। जैसे कोविड में होता है, किसी को हल्का बुखार होता है, किसी को नहीं भी होता है, किसी को ज्यादा होता है। ऐसे ही हीमोफीलिया में तकलीफ भिन्न भिन्न सिवियरिटी की या डिग्री की होती है। कुछ को कोई बीमारी नहीं होती है और कुछ को जो है लक्षण आते हैं जिसमें कि खून बहना शुरू हो जाता है। हीमोफीलिया में जो अनुवांशिक बीमारी है वो एक ऐसा प्रोटीन का तत्व होता है शरीर में जो कि खून जमना होता है, क्लॉट कराता है, उसे चोट लग जाए खून बहता है तो उसका थक्का जमाता है। वो थक्का जमाने के लिए जो प्रोटीन है वो उनका कम बनता है या नहीं बनता है। अगर वो नहीं बनता है तो उसमें थक्का ना बनने की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। और मुश्किल ये है कि अक्सर ये ब्लीडिंग दिखती नहीं है, हालांकि मुंह से भी आ सकती है। ज्यादातर जो ब्लीडिंग है वो जोड़ के अंदर आती है, मांसपेशी के अंदर आती है। सोचिए, छोटा बच्चा जैसे वो बैठना शुरू करता है या चलना शुरू करता है, घुटने के बल चलता है, गिरता है, उसके घुटने में हल्की सी चोट से या बिना चोट से उसका जो घुटना है उसके अंदर जब ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि खून का थक्का नहीं बन पा रहा है, वो जोड़ सूज जाता है। जब वो सूज जाता है तो फूल जाता है, उसमें खून बाहर से तो नजर नहीं आता है, बच्चा रोता है, माँ को भी कई बार नहीं पता चलता है। तो वो घुटने का हो, टखने का हो, कोहनी का हो, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा मांसपेशी फूल जाती हैं, उसमें भी दर्द हो जाता है। ये आम तौर से ये बीमारियां जो हैं वो उस घुटने को या उस मांसपेशी को लेके आगे तक उसको खराब कर देती हैं। मतलब जोड़ बिगड़ जाते हैं, मांसपेशी बिगड़ जाती है। अगर और ज्यादा सीवियर हो तो ये जो खून है ये दिमाग के अंदर, छाती के अंदर, पेट के अंदर, आंतों के अंदर, जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर जाके तहस नहस कर सकता है। मुश्किल बात यह है, खतरे वाली बात यह है कि जब वो जोड़ों में, मांसपेशी में, दिमाग में कहीं भी जब वो खून बहना शुरू हो जाता है तो वो जो खून अंदर होता है, जम जाता है, वो एक तरह से जहर का काम करता है और वो शरीर को वहाँ खाना शुरू कर देता है और उसमें एक तरह से कैंसर की तरह उत्पत्ति कर देता है, उसमें ट्यूमर बन जाता है, उसको हम सूडो ट्यूमर कहते हैं। ऐसी हालत में ये बड़ी भयावह बीमारी है जिसका कि अगर इलाज नहीं हो तो बच्चे का पहले ही कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में और नहीं तो 10-15 साल में उनकी हालत बहुत बिगड़ जाती है। अब साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि ये जो प्रोटीन का तत्व कम होता है इनके शरीर में वो इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। अगर बच्चे को वो इंजेक्शन मिल जाए तो उसकी जिंदगी पूरी नॉर्मल हो जाती है, नियर नॉर्मल हो जाती है। ये देखिए कि ऐसे बच्चे जब बड़े हो गए, उनमें जिनको मिलती थी, हमारे देश में कमी थी, जिनको मिलती थी वो माउंट एवरेस्ट से आगे निकल गए। जितनी चोटियां हैं सबको कवर करके आ गए।
सिर्फ दवाई मिलने की जरूरत थी। तो ये जब बात उठी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इसका वो लिया था कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, और उस समय ये मैंडेट हमको दिया गया कि आप इसको शुरू करिए दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लोकनायक अस्पताल ने। और जितने लोगों को हमने दिया उनको बहुत फायदा हो रहा है। इनफैक्ट दिल्ली के बाहर के लोग भी यहाँ आने शुरू हो। अगर ऐसी बात है कि इलाज भी उपलब्ध है, बीमारी की जानकारी है, तो हम 15 साल बाद देख रहे हैं कि अभी हमें ये ऐसी कॉन्फ्रेंस जो हम कराई है आज 20 जुलाई 2023 में, हीमोफीलिया कॉन्क्लेव, हीमोफीलिया एंड हेल्थ कलेक्टिव ऑफ नॉर्थ के दायरे में, इनकी क्यों जरूरत पड़ रही है? उसके 2-3 कारण है। एक तो ये कि आप इलाज तभी दे सकते हैं जबकि उसका डायग्नोसिस हो जाए बीमारी का डायग्नोसिस तभी हो सकता है जबकि आपको बीमारी की जानकारी हो। अगर बच्चे का क्या, बड़े का देख लीजिए, घुटना फूल सूज जाता है तो कहते हैं चोट लग गई होगी, ठीक हो जाएगा, फला फला दवाई ले लो, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई ले लो। अक्सर ये देखा गया है कि जानकारी जो है हीमोफीलिया के बारे में बड़ी कम है। उसका कारण भी है क्योंकि हीमोफीलिया बहुत कॉमन बीमारी नहीं में मानी जाती है। वो अक्सर ये बीमारी क्योंकि पहचानी नहीं जाती है तो उसका इलाज भी गलत होता है। ये बात अलग है कि उसको ठीक इलाज भी नहीं मिलता है तो बीमारी और बिगड़ती जाती है। तो ऐसी हालत में इस बीमारी की जानकारी बहुत जरूरी है, जो कि 15 साल से अब हमने देश के विभिन्न हिस्सों में जाके जैसे दी है, सब जगह पे इसकी इलाज की जो प्रक्रिया है वो सारी प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरीज में उपलब्ध हो गई है। सरकार कर रही है। सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें कि वो इस बीमारी को उन्होंने रिकॉग्नाइज करा, आइडेंटिफाई करा, सिर्फ दवाई नहीं प्रोवाइड करी, पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा, और इस बीमारी को डिसेबिलिटी एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के तहत लाके उनको और सुविधाएं भी दी। इन 15 साल में इस बीमारी का इलाज बहुत लंबे चौड़े रूप से फैला है और जो इसमें दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो बड़ी आसान हो गई हैं। जैसे देखिए डायबिटीज़ होता है, उसमें इंसुलिन की कमी होती है, आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दीजिए। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, आप वो इंजेक्शन लगा दीजिए। तो अब इतने तरह तरह के इंजेक्शंस आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं कि वो लगानी भी बड़ी आसान है, और वो आप चाहे महीने में एक ले लीजिए, और वो भी स्किन के अंदर जैसे इंसुलिन लगाते हैं वो मरीज अपने आप ही लगा सकता है। तो ऐसी हालत में जब इतनी सारी दवाइयों की उपलब्धि होती है तो उसमें ये फैसला करना बहुत जरूरी होता है कि हमारे देश में हमारे फंड्स हैं वो सीमित हैं, पब्लिक भी हमारी गरीब है, उनकी जानकारी भी कम है, उसमें किस व्यक्ति को, किस बच्चे को किस तरह की दवाई दी जाए जिससे कि हम सारी चीज सुचारू रूप से चला सके और हमारा खर्चा भी जो है मिनिमम रहे। और इसको कहते हैं हम कि एक पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए कि कौन दवाई को कैसे कब देना चाहिए। तो इसके लिए हमने संस्था बनाई हीमोफीलिया एंड हेल्थ कलेक्टिव ऑफ नॉर्थ, और उसके अंतर्गत ये आज हीमोफीलिया कॉन्क्लेव जो कर रहे हैं उसका थीम है पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल्स फॉर ऑप्टिमल हीमोफीलिया केयर इन डेवलपिंग कंट्रीज। और इसके तहत हमने सब लोगों को अपने दायरे में लिया कि जो हीमोफीलिया का इलाज करते हैं, देश भर से वो आए हैं और बड़े सीनियर लोग हैं जिनको कि बहुत एक्सपीरियंस है और बड़े कंपैशनेट है, मतलब इलाज करने में उनको अंदर से उनको शांति मिलती है। इसमें डॉक्टर भी हैं, जो मेडिकल डॉक्टर भी हैं, सर्जिकल डॉक्टर भी हैं, ऑर्थोपेडिक्स वाले भी हैं, बच्चे वाले भी हैं, बड़े वाले भी हैं, दिमाग वाले भी हैं, लैब वाले भी हैं, जो लोग सपोर्ट देते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, सोशल वर्क होता है, साइकोलॉजी होता है, वो सब भी हैं। साथ साथ इस बार क्योंकि ये पॉलिसी प्रोटोकॉल थी, हमने इसको फोकस करा कि जो हमारे ऊंचे ओहदे पे लोग हैं जिनको कि ये फैसला लेना होता है कि कौन सी दवाई दी जाए। ये देखिए कि हीमोफीलिया की दवाई महंगी है, पहले ज़्यादा महंगी थी, अब कम महंगी है, लेकिन अब भी महंगी है। महंगी दवाई को कैसे इस्तेमाल करा जाए, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, सेक्रेटरी होते हैं, उनके अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो कि हीमोफीलिया की फाइलों से डील करते हैं और फैसला करते हैं, उनको बुला के हम ये एक फैसला करना चाहते हैं कि हमें पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स फॉर हीमोफीलिया केयर की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित ना करा जाए जो इलाज उपलब्ध है। ये थे चेयरमैन हीमोफीलिया एंड हेल्थ कलेक्टिव ऑफ नॉर्थ और लोकनायक अस्पताल के हीमोफीलिया सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।